So Faraday's laws are related to electromagnetic induction. Whenever there is a change in flux passing through a coil, EMF is induced at the ends of the coil. And if the ends are connected by a connecting wire, then we have induced current also. Okay. So this type of EMF is called induced EMF, and the current is called induced current. So what is the reason of induction of EMF and current? Is the change in flux. मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना चाहिए. ठीक है, कितना भी स्ट्रॉन्ग फ्लक्स हो, कितना भी ज़्यादा फ्लक्स हो, डजेंट मैटर, इट हैज़ टू चेंज. बिना चेंज हुए नहीं होगा. तो फ्लक्स अगर हम लिखें मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए कॉइल, you can write it like this: B dot A or B dot S, whatever you write. So it comes out to be Bs cos theta phi b. What is theta? Theta is the angle between the direction of magnetic field and area vector of a coil. Suppose this is the area vector, S is the area, S vector is the area vector, and suppose this is the direction of magnetic field passing through this surface area. और भी magnetic field lines बना सकते हैं ऐसे, ये है. So theta is this angle between the area vector and the surface vector of this surface. Angle between the magnetic field and area vector. ठीक है. तो फ्लक्स अगर हमें चेंज करना है तो क्या क्या चेंज कर सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ चेंज करो, एरिया चेंज करो, या एंगल चेंज करो, या एक से ज़्यादा क्वांटिटी भी चेंज कर सकते हैं. बी एस दोनों चेंज कर सकते हैं, थीटा भी साथ में, सब कुछ एक साथ भी कर सकते हैं. बट कम से कम एक क्वांटिटी को हमें चेंज करना होगा. बी का मैग्नीट्यूड, सरफेस एरिया, या एंगल बिटवीन बी एंड एस वेक्टर्स. इन तीन में से कोई भी चेंज होगा तो फ्लक्स में चेंज हो जाएगा. और फ्लक्स में चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है. ईएमएफ कितना इंड्यूस होता है ये हमने कल पढ़ा था, डी फाइव बी ओवर डी टी. Magnitude of the EMF induced is directly proportional to rate of change of magnetic flux. Rate of change मतलब जितना फास्ट चेंज होगा, चेंज फास्ट होना चाहिए. कितना चेंज हुआ ये तो इम्पोर्टेंट है ही, यानी कि डेल्टा फाई बी या डी फाई बी, ये तो इम्पोर्टेंट है ही. साथ ही साथ टाइम भी देखना है. टाइम जितना कम लगेगा, सपोज हम ऐसे लिखें चेंज इन फ्लक्स डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, तो चेंज इन फ्लक्स ज़्यादा होगा तो ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा. बट एट द सेम टाइम डेल्टा टी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. टाइम इंटरवल जितना कम होगा ईएमएफ इंड्यूस्ड का मैग्नीट्यूड भी उतना ही ज़्यादा होगा. यानी फास्ट चेंज होना चाहिए. जितना फास्ट चेंज होगा उतना ही ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग करंट फ्लो होगा. ओके. जैसे कि तुमने देखा होगा जनरेटर होता है, किसी गांव में शादी में या कहीं जाते हैं वहाँ जनरेटर देखा है. क्योंकि सब जगह इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं होती गांव में, कहीं या होती भी है तो डिसकंटिन्यू हो जाती है, तो वहाँ यूज़ करते हैं जनरेटर. जनरेटर जब बिगिनिंग में चलाया जाता है, जनरेटर में क्या होता है, यही एक अरेंजमेंट, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स और मैग्नेट्स के बीच में रखते हैं कॉइल. ठीक है. जब टर्न करते हैं, जनरेटर को घुमाना शुरू करते हैं, और तुरंत ही बल्ब जलना भी शुरू हो जाता है. लेकिन शुरू में जो बल्ब है उसकी लाइट डिम होती है. जैसे जैसे जनरेटर की स्पीड बढ़ती रहती है, लाइट की ब्राइटनेस, जो बल्ब है उसकी ब्राइटनेस बढ़ती चली जाती है. ऐसा इसलिए कि शुरू में जब जनरेटर को घुमाया तब मैग्नेट के बीच में जो कॉइल रखा है, घुमाने से क्या चेंज होगा, थीटा चेंज होगा. ठीक है. तो शुरू में जब हमने घुमाना शुरू किया तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कम था. जब तेजी से घूमने लगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स बढ़ने लगा, और इसीलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड बढ़ने लगा. इसीलिए करंट ज़्यादा फ्लो हुआ, और करंट ज़्यादा फ्लो होने से बल्ब में ज़्यादा हीट जनरेट हुआ, आई स्क्वायर आर टी. ज़्यादा हीट जनरेट हुआ तो ब्राइटनेस भी ज़्यादा मिला. ऐसे ही जनरेटर जब बंद किया जाता है तो सडनली बल्ब ऑफ नहीं होता है. घर में तो स्विच ऑफ करते हैं, सडनली ऑफ हो जाता है, लेकिन जो जनरेटर से कनेक्टेड बल्ब है वो सडनली ऑफ नहीं होता है. जैसे जैसे जनरेटर की स्पीड कम होती है उसके व्हील्स के घूमने की, वैसे वैसे धीरे धीरे लाइट डिम होती चली जाती है, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है. समझ में आया? तो ये एक एग्जांपल है जहां हम इस चीज़ को लाइव देख सकते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है.
तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यहाँ पर क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। नंबर ऑफ टर्न्स जितने ज्यादा होंगे तो ईएमएफ भी और ज्यादा इंड्यूस हो जाएगा। समझ में आई बात? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ईएमएफ इंड्यूस। एंड व्हाट डज दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट? नेगेटिव साइन इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ induced current और you can say polarity of the induced EMF। polarity means किधर प्लस होगा किधर माइनस होगा, यानी किधर हायर पोटेंशियल होगा और किधर लोअर पोटेंशियल होगा। तो ये माइनस साइन ये आता है लेंज लॉ। इस लेंज लॉ की हेल्प से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, कल हमने डिस्कशन भी किया था। लेंज लॉ क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच एज टू अपोज द कॉज ड्यू टू विच इट इज इंड्यूस्ड। कॉज को अपोज करना है, जिसकी वजह से इंड्यूस हुआ उसी को अपोज करेगा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता, कल जैसे हमने पढ़ा था, अगर ऐसा नहीं होता तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल का वायलेशन होता। एग्जाम्पल से भी हमने कल समझा था कि अगर एक सर्कुलर कॉइल मान लो यहाँ रख दिया हमने ऐसे, ये डॉटेड लाइन बैक साइड में है, और इसके पास अगर हम एक नॉर्थ पोल को लेकर आते हैं, ये नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल, यहाँ लिख लेते हैं नॉर्थ साउथ। नॉर्थ पोल को अगर इस कॉइल की तरफ लेकर आ रहे हैं तो क्या होगा, जो मैग्नेट से निकलने वाले फील्ड लाइंस हैं वो इस कॉइल के अंदर से ऐसे पास हो रहे होंगे, यानी कि यहाँ से कुछ फ्लक्स पास हो रहा होगा, कुछ फील्ड लाइंस ऐसे जा रहे होंगे। जब हम नॉर्थ पोल को पास ले जाएंगे देन देयर विल बी इंक्रीज इन फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल, और ज़्यादा फ्लक्स पास होने लगेगा। तो ज़्यादा फ्लक्स पास होने लगेगा मतलब यहाँ पे चेंज इन फ्लक्स हो रहा है। चेंज इन फ्लक्स होने से इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ये कॉइल अगर क्लोज्ड है या इधर कनेक्टिंग वायर लगे हुए हैं इसके एंड्स के बीच में, तो यहाँ इंड्यूस्ड करंट आ जाएगी। और पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था जब कॉइल में करंट होती है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड में डायरेक्शन क्या होता है, अगर कॉइल में जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज करंट तो इधर नॉर्थ दिखेगा, और अगर जा रहा है क्लॉकवाइज करंट तो इधर साउथ दिखेगा। एक ही कॉइल में अगर हम एक तरफ से देखें तो क्लॉकवाइज करंट दिखेगा, बैक साइड में चले जाएं तो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, यानी कि हर करंट कैरिंग कॉइल में एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल बन जाएगा जिसमें करंट पास होगा। तो यहाँ भी करंट पास होगा, तो इस साइड में यानी जिधर से मैग्नेट को लेकर आ रहे हैं उस साइड से ऐसा पोल बन जाएगा जो इसको पास आने से रोकेगा। यही लेंज लॉ है। ठीक है, तो मैग्नेट जिस साइड से ला रहे हैं उधर बनना चाहिए नॉर्थ पोल। कैसे नॉर्थ पोल बनेगा, ये करंट के डायरेक्शन से हम डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, या हमें ये पता है कि लेंज लॉ सेटिस्फाई होने के लिए इधर नॉर्थ होना चाहिए, तो नॉर्थ होने के लिए यहाँ करंट का डायरेक्शन कैसा हो, ऐसे होना चाहिए। दिखाई दे रहा है, ऐसे बाहर की तरफ आना चाहिए, क्योंकि डॉटेड लाइन हमने कहा है बैक साइड में, तो ये करंट का डायरेक्शन होगा इंड्यूस्ड करंट, तभी इधर नॉर्थ होगा और बैक साइड में साउथ होगा। ठीक है, ये लेंज लॉ है, और यही मैथमेटिकली इस नेगेटिव साइन से इंडिकेट किया जाता है। अगर नॉर्थ पोल ही इस तरफ रखें बट उसे दूर ले जाने लगे, दूर ले जाने लगेंगे तो फ्लक्स में डिक्रीज होने लगेगा, और कॉज को अपोज करना है ड्यू टू जिस रीजन से इंड्यूस हो रहा है ईएमएफ उस कॉज को अपोज करना है। तो अभी कॉज क्या है, नॉर्थ पोल का दूर जाना। अब कॉइल में ऐसा पोल इंड्यूस होना चाहिए इस तरफ कि नॉर्थ को दूर जाने से रोके, यानी कि साउथ। तो इधर साउथ कब बनेगा, जब करंट का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, इधर से फील्ड एंटर करेगा इधर बाहर निकलेगा, यानी इधर साउथ इधर नॉर्थ। ठीक है, तो फिर यहाँ बन जाएगा साउथ पोल, तो करंट का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। यहाँ इधर से देखोगे तो क्लॉकवाइज, मेरे साइड से देखो क्लॉकवाइज दिखाई देगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? ऐसे ही अब पोल को इंटरचेंज कर दो, साउथ इधर नॉर्थ इधर, फिर पास ले जाकर अगर साउथ को पास ले जाएंगे तो इधर साउथ बन जाएगा क्योंकि पास आने से रोकना है। साउथ को दूर ले जाओगे तो यहाँ नॉर्थ बन जाएगा क्योंकि दूर जाने से रोकना है। वॉट एवर इज द कॉज ड्यू टू विच ईएमएफ इज बीइंग इंड्यूस्ड इज टू बी अपोज्ड। यही लेंजेस लॉ है, और ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल पर बेस्ड है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता, जैसे नॉर्थ को दूर ले जा रहे हैं और इधर नॉर्थ ही बन जाता बाई चांस, जैसा डायग्राम में दिख रहा है, तो नॉर्थ को रिपेल करता, ये मैग्नेट खुद ब खुद इधर चला आता, खुद ब खुद यहाँ फ्लक्स में भी चेंज हो जाता, और अपने आप से ही फ्लक्स में चेंज होगा तो अपने आप से ही ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और ईएमएफ तो होता है एनर्जी। तो बिना कुछ किए अपने आप से कॉइल ने मैग्नेट को दूर फेंका,
खुद से फ्लक्स में चेंज कर लिया, खुद से ही एनर्जी का एक फॉर्म इंड्यूस हो गया, दैट इज इम्पॉसिबल। एनर्जी खर्च किए बिना दूसरा फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं मिल सकता, यानी वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो जाता। तो इसीलिए एग्जाम में कई बार आता है थ्योरेटिकल डिस्कशन, justify the statement that Lenz law is a direct consequence of principle of conservation of energy। ठीक है, या लेंज लॉ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है, इस बात को एक्सप्लेन करो। तो इसी तरह से एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है।